हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल क्या होता है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ के अर्धायुकाल तथा क्षय नियतांक में क्या संबंध होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। और सबसे पहले समझते हैं हम रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है कि यूरेनियम तथा इसके लवड़ों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती रहती हैं, ठीक है। और इन किरणों को बच्चों हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। और जिन पदार्थों से किरणें उत्सर्जित होती हैं इनको हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाया रेडियो एक्टिव क्षय। रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है उसको सुन लीजिए, ठीक है। जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बदल जाता है और एक नए तत्व का निर्माण होता है, ठीक है। ये घटना कहलाती है आपका रेडियो एक्टिव क्षय, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा रखे हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो उनको देख लीजिए और आपका टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में तभी आएगा जब मेरे पिछले वीडियो लेक्चर आप कंटिन्यू देख पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। तो पहले हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल क्या होता है। तो इस टाइम जैसे कि मैंने आपको रेडियो एक्टिवता वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया था, मान लीजिए ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है जैसे कि हम मानते हैं यूरेनियम, ठीक है स्टूडेंट। अब इन पदार्थों की क्वालिटी होती है बच्चों कि इनसे कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही क्या हो जाती हैं बच्चों? उत्सर्जित होती रहती हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और जब ये किरणें उत्सर्जित होती हैं बच्चों तो इस तत्व का परमाणु क्रमांक, मान लीजिए यूरेनियम है, क्या बच्चे? यूरेनियम है, ठीक है। तो इस तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बदल जाता है और एक नए तत्व का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कहलाता है बच्चों आपका रेडियो एक्टिव क्षय कहलाता है, ठीक है। अब बात यह है बच्चों कि हमें पढ़ना इस रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल क्या होता है। नेक्स्ट स्टैंड, जब इससे अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं, कौन सी किरणें निकलती हैं बच्चों? अल्फा, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया है, अल्फा किरणें निकलती हैं। दूसरी आपके बच्चों बीटा किरणें निकलती हैं जो नेगेटिव चार्ज होती हैं। और जो आपके बच्चों क्या होती हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, आपकी क्या होती हैं? बीटा किरणें, सॉरी गामा किरणें होती हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब बच्चे ये कंटिन्यू इस पदार्थ से निकलते रहते हैं, कंटिन्यू इस पदार्थ से निकलते रहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अल्फा कण का भी कोई अपना वजन होता है, यानी इसके अंदर भी कोई द्रव्यमान होता है। बीटा कण निकल रहा है तो इसका भी अपना द्रव्यमान होता है। गामा कण निकल रहा है तो इसका भी अपना द्रव्यमान होता है। तो जैसे जैसे ये अल्फा, बीटा, गामा कण किरणें इससे उत्सर्जित होती रहेंगी, ठीक है। तो इसके मास में यानी वजन में क्या होगा बच्चों? कमी आती रहेगी, इनका जो द्रव्यमान है वो कम होता रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या रह जाएगा? आधा हो रह जाएगा। क्या रह जाएगा बच्चों? आधा रह जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं देकर समझा रहा हूँ कि मान लीजिए स्टार्टिंग में ये जो पदार्थ है यूरेनियम, मान लीजिए हमारे पास 100 ग्राम था बच्चों। कितना ग्राम था ये? एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए 100 ग्राम था, ठीक है। अब देखिए स्टेप क्या होगा, इससे अल्फा, बीटा, गामा किरणें कंटिन्यू उत्सर्जित होती रहेंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो जब ये उत्सर्जित होंगे तो इनके अपने वजन होते हैं, बात समझ में आप लोग, इनके अपने अपने द्रव्यमान होते हैं। तो जैसे बात है इसके द्रव्यमान में कमी आती चली जाएगी। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी बच्चों कुछ समय बाद कि ये पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का, यानी 100 ग्राम का कितना रह जाएगा? ये आपका 50 ग्राम रह जाएगा। क्या रहेगा बच्चों? 50 ग्राम रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको 50 ग्राम रहने में, ठीक है, जितना समय लगेगा वही क्या कहलाएगा? इस पदार्थ का अर्धायुकाल कहलाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, देखिए रेडियो एक्टिव क्षय के कारण, डेफिनेशन बता रहा हूँ, अब स्क्रीन पर भी लिखूंगा। रेडियो एक्टिव क्षय के कारण, ये क्षय क्या होता है? रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है मैंने आपको बताया कि इस पदार्थ से जो अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित हो रही हैं, बात समझ में आ रही है। और उत्सर्जित होने से क्या होगा? इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बदलेगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया, ठीक है। और एक नए तत्व का निर्माण होगा। बात समझ में आप लोगों को? तो ये तो कहलाता है आपका रेडियो एक्टिव क्षय, ठीक है। बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। तो अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ किसकी? अर्धायुकाल की। क्या होती है ध्यान समझे, जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है। वह निश्चित समय अंतराल जिसमें रेडियो एक्टिव क्षय के कारण कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या रहता है बच्चों? आधा रह जाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? उस पदार्थ का अर्धायुकाल कहलाता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। यानी रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव विघटन के कारण, ठीक है, जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा क्या रहता है बच्चों? आधा रह जाता है। क्या कहलाता है? उस पदार्थ का अर्धायुकाल कहलाता है। इसे हम टी से या टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी। चलिए डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा क्षय नियतांक और अर्धायुकाल में क्या संबंध होता है। चलिए, तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे अर्धायुकाल की। तो लिखेंगे वह निश्चित समय अंतराल
निश्चित समय अंतराल जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियोएक्टिव क्षय के कारण रेडियोएक्टिव क्षय, इस टॉपिक को मैं पढ़ा चुका हूं आपको। रेडियोएक्टिव क्षय के कारण अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या रहता है बच्चों, आधा रह जाता है। प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। कितना रह जाता है बच्चों, आधा रह जाता है। जैसे कि आपको बताया था 100 ग्राम से 50 ग्राम रह गया, ठीक है। तो इसको 100 ग्राम से 50 ग्राम रहने में जितना समय लगा है, ठीक है, वही बात चल रही है, आधा रह जाता है। कौमा उस पदार्थ का अर्ध आयुकाल यानी हाल्फ टाइम कहलाता है, ठीक है। इसे टी या टी हाफ, कुछ भी लिख देते हैं, टी या टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, प्रदर्शित करते हैं। मित्रों तो आपको समझ में आई होगी। तो मैंने वही लिखा है, देखिए मैंने लिखा वह निश्चित समय अंतराल जिसमें कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ रेडियोएक्टिव क्षय क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा किरणें जो उत्सर्जित हो रही है, ठीक है, के कारण अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या रहता है बच्चों, आधा रह जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, 100 ग्राम का क्या रह गया, आधा 50 ग्राम रह गया। तो जितने समय में ये 50 ग्राम उत्सर्जित हो गया, किसके रूप में, अल्फा बीटा गामा किरणों के रूप में। बात समझ में आ रही है। तो शेष कितना रह गया आपका, 50 ग्राम रह गया। तो इसको 50 ग्राम रहने में जितना समय लगा है वो इस पदार्थ का कहलाता है बच्चों, अर्धायु काल कहलाता है। अर्धायु यानी आधी आयु, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कहलाते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम हेडिंग लगाएंगे अर्धायु काल तथा 6 नियतांक। 6 नियतांक क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में रदरफोर्ड और सोडी का नियम पढ़ाया था, ठीक है। उसमें हमने 6 नियतांक वाली टर्म्स हम वहाँ पे यूज की थी। चलिए शुरुआत करते हैं, उसको भी समझाते हैं। तो इस टाइम देखिए हेडिंग लगाएंगे 6 नियतांक अर्धायु काल तथा 6 नियतांक में संबंध, ठीक है। यहाँ से हेडिंग लगाएंगे इसकी, अर्धायु काल तथा 6 नियतांक में संबंध। 6 नियतांक क्या होता है, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, उस टाइम क्या होता है, लैम्डा। क्या होता है, लैम्डा में संबंध। बहुत आसान है, ध्यान से देखें, वो मैं लिख रखा है, रिलेशन बिटवीन हाल्फ टाइम एंड रेडियोएक्टिव डिके, ठीक है। जो इतनी बोलेंगे, अर्धायु काल तथा 6 नियतांक में संबंध, ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम अपने जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर से, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। उसी नियम को जरूर देखा बच्चों, आपके एग्जाम की दृष्टि से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था। क्या याद रखें, कौन सा टॉपिक, रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम, ठीक है। चलिए, तो इस टाइम जो हमने फार्मूला प्रूव किया था रदरफोर्ड और सोडी के नियम में, हमने क्या फार्मूला प्रूव किया था उसको समझें। उसमें फार्मूला आया था, देखिए मैं लिख रहा हूँ, यही लिख देते हैं, देखिए रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम से क्या होता है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। इसमें फार्मूला जो आया था इस टाइम, वो आया था फार्मूला अपने पास n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस के लैम्डा t आया था, ठीक है। बात को समझें, हमने जो कल फार्मूला प्रूव किया था रदरफोर्ड सोडी का नियम क्या आता है, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस के लैम्डा टी, जहां n क्या है बच्चों, शेष परमाणु की संख्या है, n0 क्या है, प्रारंभिक परमाणु की संख्या है, ठीक है। e क्या है, जो लोग का वेग चल रहा था अपने पास कल, लैम्डा क्या है, 6 नियतांक, और t क्या बच्चों, टाइम है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे देखिए अर्धायु काल की परिभाषा से। अर्धायु काल की परिभाषा से वो क्या हो जाएगी, देखिए समझें। अर्धायु काल की जो परिभाषा हम लगाएंगे बच्चों, अर्धायु काल
की परिभाषा से क्या परिभाषा मैंने आपको बताई है। देखिए क्या होती है कि ये जो पदार्थ है अपनी प्रारंभिक मात्रा क्या रहेगा, आधा रह जाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं टी जो टी आज टर्म से देख रहे हैं, ये जो टी लिख रहा हूँ मैं टी, इस टी की जगह में बच्चों क्या यूज करने वाला हूँ, इस टी की जगह बच्चों में यूज करने वाला हूँ कैपिटल टी यानी अर्धायु। कैपिटल टी भी यूज कर सकते हो आप, टी हाफ भी ले सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तथा ये जो शेष परमाणु की संख्या है तो n जो है, इस n की जगह लिखोगे बच्चों आपको n0/2 लिखोगे। क्या लिखोगे, n0/2। यानी कहने का मतलब ये जो 100 है बच्चों, ये जो 100 है ये आपका क्या बच्चों n0 है। ठीक है, बात समझ आ रही है। और ये जो आपका n था, ये जो आपका n था यानी शेष परमाणु की संख्या थी, जो n थी बच्चों, n को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ये 50 है तो 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कि लिख सकता हूँ 100/2 लिख सकता हूँ। यानी कहने का सामने मेरा समझो, ये जो प्रारंभिक मात्रा है ये क्या आपकी बच्चों n0 है, यानी n0 प्रारंभिक मात्रा है, और n क्या शेष मात्रा। अब शेष मात्रा क्या पहले की आधी है, यानी n0 की आधी है ना। n का मान क्या लिख सकते हैं हम, n का मान हम लिख सकते हैं क्या, या तो कह दो 100/2, और 100 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों n0/2, n0/2। यानी मात्रा कितनी रह जाएगी, शेष मात्रा रह जाएगी पहले की जस्ट आधी, पहले की जस्ट आधी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो यहाँ के इस फार्मूले में n की जगह में क्या लिखने वाला हूँ, n/2 लिखने वाला हूँ, क्योंकि प्रारंभिक मात्रा का आधा ये पदार्थ रह गया है। आधा का मतलब प्रारंभिक मात्रा क्या बच्चों, आपकी n0 है। प्रारंभिक मात्रा क्या बच्चों, n0 है, और जो शेष मात्रा बच्चों n0/2 है, यानी पहले की बिल्कुल आधी है, तभी तो आधा काल बनता है। तो देखिए मैं लिखना हूँ यहाँ पे, ध्यान समझे। तो n की जगह बच्चों n0/2 स्टैंड, और यह जाएगा, ये n0 आपका बच्चों पहले चल रहा है e⁻⁻ अब टी को मैंने क्या लिया, देखिए मैं आपको बताता अर्धायु पर टी की जगह जो स्मॉल टी था मैंने इसके कैपिटल टी यूज कर दिया। ऐसे अगर आप देखें तो n0 से n0 वन टाइम बच्चे यहाँ से कट जाएगा, तो ये बच्चेगा बच्चों आपका 1/2 इधर बच्चेगा आपको बच्चों e⁻⁻ क्या बच्चेगा e⁻⁻। अब देखिए पावर देखो माइनस में, इसको अगर मैं अपॉन में लिख देता हूँ बच्चों, तो ये पावर जो आपकी λ प्लस की पावर बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों, प्लस की पावर बन जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी मेरी बात। n0 से n0 डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ से 1/2 बचेगा। अब देखिए ये जो आपका e⁻⁻ अगर मैं अपॉन में लिखता हूँ तो ये पावर क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस की हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी इधर कर लीजिए। जब इसकी गुणा इधर करेंगे बच्चों तो ध्यान से समझिए, देखिए क्या आने वाला है, ये e⁻⁻ इजिकल टू, और ये क्या रह जाएगा बच्चों आपका 2 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देख दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में हम क्या बच्चों क्या करेंगे, लॉग लेने पर। ठीक है स्टैंड। जब लॉग लेंगे तो इधर से तो ये ई हट जाएगा, लॉग लेंगे तो, यानी फार्मूला बनेगा आपके पास, देखिए इधर बनेगा λ t। पहले बात को समझ लें फिर मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। λ t, ठीक है, इजिकल टू हो जाएगा log बेस e⁻², पावर नहीं सॉरी, log बेस e2 है। क्या बच्चों, log बेस e2। अब देखिए स्टैंड, एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, इसको मैं ऐसा हटा देता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अब। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है यहाँ पे समझ, इसको नोट में लिख लें, log बेस e और ये 2 जो आपको दे रखा है इसकी वैल्यू होती है 0.693। कितने होती है बच्चों, 0.693। इस वैल्यू को आपको याद रखना है, ये log 2 की वैल्यू नहीं है, log बेस e2 की वैल्यू है। ठीक है, कितनी, 0.693। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, ये आपको बच्चों याद रखनी होगी। ठीक है, तो जब मैं इसकी वैल्यू रखूँगा, जब इधर का log खत्म हो जाएगा, यही तो पावर इधर आ गई है, देखो बेस में आ गई पावर, तो यहाँ से फार्मूला बनेगा। ठीक है, टी का हमें ये तो निकालना, टी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी बच्चों, ये है देखो 0.693 अपॉन, ठीक है, और ये जो लैम्डा जो λ6 नियतांक वो आपका क्या जाएगा, इधर आ जाएगा। तो फ्रेंड आपने देखा किस प्रकार अर्धायु काल तथा 6 नियतांक में क्या संबंध होता है। ये होता है टी इजिकल टी क्या, हाल्फ टाइम, यानी आपकी अर्धायु काल है, क्या है 0.693 अपॉन लैम्डा, जहाँ लैम्डा क्या बच्चों 6 नियतांक है। तो स्टैंड ये फार्मूला है किसमें, ये संबंध है 6 अर्धायु काल तथा 6 नियतांक में संबंध है। ठीक है स्टैंड, तो कैसे इसको डायरेक्ट क्या है मैंने आपको अच्छे से समझाया, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी बच्चों। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपसे शॉर्ट क्वेश्चन ग्रुप में कभी कभी 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको बच्चों अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको समझ में आया तो आप लोगों से मेरी अपनी मेहनत का इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। तो स्टैंड अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। थैंक यू।